everyone. So let's start with our new topic, that is limiting reagent. Limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी रिएक्शन के अंदर, सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस में 2B इज गिविंग अस C, तो लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो आपका प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट। सबसे पहले तो वो लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और एंड इट इज कंज्यूम्ड first in the reaction. It is consumed first in the reaction. लिमिटिंग रिएजेंट हमारे रिएक्टेंट्स, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट एक रिएक्टेंट ही होगा, रिएक्टेंट्स ही होते हैं, ये एक प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। लिमिटिंग रिएजेंट को हम, अगर हमें इस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है तो C तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि C एक लिमिटिंग रिएजेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। इन दोनों में से कोई हो, या तो A होगा या फिर 2B होगा, ठीक है। और अब हमें क्या पता होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है आपका लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है और कंज्यूम्ड हो जाता है फर्स्ट इन द रिएक्शन, एंड इट इज कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड कंप्लीटली इन द रिएक्शन, एंड कंप्लीटली इन द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो भी आपका रिएक्टेंट होगा वो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा और कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। अब सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है, A प्लस में 2B इज गिविंग अस C। इसके अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1, 2 एंड 1। ये हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। जो इसके साथ में नंबर प्रेजेंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे A के साथ 1, B के साथ 2, C के साथ 1, तो ये क्या हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनके हो गए 1, 2, 1। अब सपोज हमें इस रिएक्शन के अंदर जो गिवन मोल्स हैं इस रिएक्शन के अंदर, वो क्या है, इसके सपोज 3 मोल्स गिवन है, इसके 9 मोल्स गिवन है, और इसके जैसे सपोज C है। अब सपोज C जो बन रहा है वो क्या है, वो हमारा C प्लस में D बन रहा है। सपोज C प्लस में D बन रहा है, इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और सपोज C तो हमारा बन रहा है 3 मोल और D हमारा बन रहा है 5 मोल, ठीक है। गिवन मोल्स है इस रिएक्शन के अंदर, सपोज 3 मोल, 9 मोल, 3 मोल। अब 3 मोल, इसका मतलब क्या है कि 3 मोल से ये क्या बना, 3 मोल बन गया है ना, तो ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा रिएक्शन के अंदर, कंप्लीटली कंज्यूम होगा, बिकॉज 3 - 3 = 0, तो यहाँ पे तो 0 मोल बचे। रिएक्टेंट ये था और प्रोडक्ट ये बन गया है, तो 3 - 3 = 0 हो गए हैं, और क्या कहते हैं, 3 - 3 = 0, और यहाँ पे बिल्कुल कंज्यूम हो चुका है आपका रिएक्टेंट। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे A क्या हो जाएगा, दैट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करते हुए कैसे हम पता करते हैं कि सबसे पहले तो वो रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, बस कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ये जो दोनों मेथड होते हैं जिससे हम लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट इज योर A, लिमिटिंग रिएजेंट, जिसे हम LR का होता है लिमिटिंग, LR इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट इस रिएक्शन के अंदर क्या है, A, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट का एक फॉर्मूला भी होता है जिसको हम अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यूज करेंगे। जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो आपका कोई भी गिवन मोल और मोलिक्यूल्स और वॉल्यूम डिवाइड बाय में स्टोइकियोमेट्रिक लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है। कोई भी आपका गिवन, जो आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन मोल होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या वॉल्यूम होंगे, इन सब की कोई भी गिवन वैल्यू होगी आप वो लिखोगे, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है उसको उससे डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। तो बस अब लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर हमें यही सीखा था। अब हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे लिमिटिंग रिएजेंट के फॉर्मूलेस को यूज करके। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है,
सपोज क्वेश्चन फर्स्ट, A + 5B इज गिविंग अस C प्लस में D। कोई भी एक रिएक्शन है जिसके अंदर आपका A + 5B इज गिविंग अस C प्लस में D दे रहा है, और आपको गिवन है कि A इज इक्वल्स टू 10 मोल है, A इज इक्वल्स टू 10 मोल है, एंड B के जो अमाउंट है सपोज B भी हम 10 मोल ही ले लेते हैं, ये गिवन है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसके अंदर हमें कैलकुलेट नहीं करना, बस हम सिर्फ इसके अंदर आइडेंटिफाई कर लेंगे। जस्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, LR मींस लिमिटिंग रिएजेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट? अब हम क्या लेंगे, हम A और B को, हमने ये A लिया, यहाँ पे B लिया, क्योंकि हमें पता है C और D तो लिमिटिंग रिएजेंट हो ही नहीं सकते, तो हम इसको तो देखेंगे नहीं, हम सिर्फ A और B को देखेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट में ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, है ना, तो A और B को देखेंगे। अब हमने अभी अभी पढ़ा है कि लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला होता है आपका गिवन जो भी आपकी वैल्यू होगी, मोल या मोलिक्यूल या वॉल्यूम होगा, डिवाइड बाय में स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? अगर हम इसकी स्टोइकियोमेट्री की बात करें, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसकी स्टोइकियोमेट्री 5 है, तो जैसे A है और B है, LR का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्या होता है, गिवन वैल्यू ऑफ मोल, यहां पे मोल गिवन है तो हम मोल लिख देंगे, डिवाइड बाय में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसको अगर हम यूज करेंगे इस मेथड को, हम सिमिलरली B के लिए निकालेंगे, तो गिवन वैल्यू ऑफ मोल क्या है, यहाँ पे A की हमने 10 मोल कंसीडर किया था, तो मतलब क्वेश्चन में गिवन ही था 10 मोल है सपोज, तो 10 डिवाइड बाय में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है A के साथ, तो ये आ गया आपका आंसर 10। सिमिलरली B है, B के अंदर भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, LR विल बी इक्वल टू गिवन वैल्यू ऑफ मोल क्या है, इसके अंदर भी 10 ही है, पर इसके स्टोइकियोमेट्रिक B के साथ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 5, दैट इज 5 इज इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि क्या है, आपका 2 बड़ा है, ये 10 बड़ा है, ऑफ कोर्स 10 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट इज योर जो आपका कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना। वहां पे जब हमने डेफिनेशन लिखी थी अभी, तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है और कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन के अंदर। तो फर्स्ट कंप्लीटली कंज्यूम होगा, है ना, तो B यहाँ पे थोड़ा प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, B इज योर देयरफॉर B इज लिमिटिंग रिएजेंट, B इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना था LR, तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला यूज किया और उसके अंदर वैल्यू पुट की, इससे हमने बता दिया कि आपका क्या है, B लिमिटिंग रिएजेंट है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सपोज आपको कोई भी रिएक्शन गिवन है, हाइड्रोजन प्लस में हाफ ऑफ ऑक्सीजन इज गिविंग अस वाटर। हाइड्रोजन और ये क्या बन रहा है, वाटर वेपर बन रहे हैं आपके पास। ठीक है, एक गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है वाटर वेपर। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है किसकी, वाटर वेपर की एट एसटीपी के ऊपर। और आपको गिवन है ये कितना है, 4 ग्राम है, ये 32 ग्राम है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, नीचे कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एट एसटीपी के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है आपका ये वाटर। अब देखो, अब हमें क्या पता करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कैलकुलेट वॉल्यूम वाटर वेपर एट एसटीपी। देखो, हमें इसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है, इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। अब इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। देखो, नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन के, एंड यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है, गिवन मास क्या है आपके पास, हमें क्वेश्चन में मास गिवन है हाइड्रोजन का 4 ग्राम, अपॉन में मोलर मास क्या होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है ना, 2 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएंगे।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए, 2 मोल्स आ गए। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि जो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 2। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी ऐसे ही निकालेंगे, गिवन मास, जो हमें मास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, डिवाइड बाय में मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो गिवन मास क्या है हमें क्वेश्चन के अंदर, 32 ग्राम्स है, 32 ग्राम्स डिवाइड बाय में ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। ठीक है, तो इसका मोलर मास क्या होता है, 16 ग्राम्स होता है। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या करेंगे, 2 इंटू में 16, दैट इज 32 ग्राम्स। तो ये कितना आ गया मोलर मास आपका, 32 ग्राम्स। ये क्या है, दिस इज योर मोलर मास। कितना हो गया, 1 मोल आ गए। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका क्या कहते हैं 16 ग्राम मास होता है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसलिए 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए 2 इंटू में 16, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन का मोलर मास आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, अब हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो हमें ना क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर कितना बना है एट एसटीपी। ठीक है, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बनी है यहाँ पे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो फिर हम वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो आपकी वॉल्यूम ऑफ वाटर होगी वो तो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगी ना। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस रिएक्शन के अंदर कि हाइड्रोजन है लिमिटिंग रिएजेंट या फिर ऑक्सीजन है, बिकॉज जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिमिटिंग रिएजेंट। You can write this line, formation of product depends on limiting reagent। limiting reagent के ऊपर डिपेंड करती है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसलिए अब हम इस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने की कोशिश, मतलब फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है। अभी सिर्फ इतने तो हम कर देते हैं इसको, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इट इज 1 मोल था। हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 मोल आया और ये कितना आया, 2 मोल आया। ठीक है, अब हम देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट अगर हाइड्रोजन के केस में कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या है, गिवन नंबर और गिवन वैल्यू जो भी आपकी मोल्स की वैल्यू है, अगर हम उसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में हमारे पास कितने मोल्स आए हैं, 2 मोल्स आए हैं, तो हमने 2 अपॉन में 2 लिख दिया, और इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, तो दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट की यहाँ पे कितना आ गया, 2 वैल्यू आ गई है ना, 2 वैल्यू आ गई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के केस में अगर लिमिटिंग रिएजेंट, हमें ऑक्सीजन का लिमिटिंग रिएजेंट, अगर सपोज ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो उसके केस में कैसे निकालेंगे, हाफ डिवाइड बाय में कितना, सॉरी नहीं, 1 डिवाइड बाय में हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू तो दोनों में सेम आ गई। अगर दोनों आपकी वैल्यू, जैसे इस केस में भी वैल्यू 2 आई है ना, अगर सपोज ये वैल्यू, अगर 2 यहाँ पे सपोज 4 आ जाता, सपोज यहाँ पे 4 आ जाता, तो हम कह देते कि आपका जो हाइड्रोजन है ना वो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, सॉरी जो आपका हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। पर यहाँ पे 2 तो नहीं आया, अगर यहाँ पे ऐसे हो जाता, यहाँ पे 4 आ जाता, यहाँ पे 2 आ जाता, फिर हम ऐसे कह देते कि जो आपका ऑक्सीजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, पर यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब बोथ आर योर लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब कि जो आपकी वाटर की फॉर्मेशन होगी, वो वाटर की वॉल्यूम होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अब हम कोई भी एक चूज कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम ऑफ निकाल लेंगे। अब हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लिया है, बस अब हमें वॉल्यूम ऑफ कैलकुलेट करनी है किसकी, ऑक्सीजन की। देखो अब कैसे करेंगे, हमें पता है 1 मोल जो होता है वो 22.4 लीटर के इक्वल होता है एट एसटीपी। ये हमने
मोल कंसेप्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है एट STP। अब हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स कितने आए थे, यहाँ पे जो मोल्स थे वो कितने आए थे, हमारे पास 2 मोल्स आए थे। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के मोल्स आए थे वो कितने आए थे, 1 मोल। आप कैसे भी कर लो, ठीक है। अब जैसे सपोज अब क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हम किससे कैलकुलेट करेंगे। सपोज हम हाइड्रोजन से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही वैल्यू 2 आई है ना। मोल्स तो यहाँ पे इतने आए थे, पर दोनों में ही वैल्यू 2 आई है। लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू तो दोनों में ही 2 थी, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 के इक्वल रख देंगे, है ना। तो 1 मोल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू आपका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे आपकी वाटर की कैलकुलेट करनी है एट STP, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय में आपका 22.4। तो आपकी जो वॉल्यूम आएगी किसकी, वाटर की, water vapor is equals to 22.4 into में 2, that is equals to your 44.8 लीटर। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू आ गई है, दैट इज 44.8 लीटर्स। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया इनके अंदर, जैसे हमने यहाँ पे एल आर नहीं, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हमने क्या किया, LR को आइडेंटिफाई किया। हमें पता चला कि यहाँ पे तो दोनों ही रिएक्टेंट जो है आपके वो LR हैं। ठीक है, और LR की वैल्यू कितनी आ रही थी, वैल्यू 2 आ रही थी आपकी LR की, है ना, 2 वैल्यू आ रही थी आपकी। तो 2 के इक्वल हमने 2 मोल्स थे ना, 2 मोल्स थे यहाँ पे आपके पास, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 2 मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 22 डिवाइड बाय में ऐसे होता है ना, 1 मोल इज इक्वल टू 22, तो 2 के लिए निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 22.4 इंटू में 2, लेकिन अगर आप इस मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे भी, और यू कैन से आप जो सेकंड मेथड वो कर सकते हो कि 1 मोल आपका किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर के इक्वल होता है। तो आपको 2 मोल्स के लिए निकालना है, 2 मोल्स के लिए 22.4 इंटू में 2, फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा। कोई सा मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, देयर आर सम कंसंट्रेशन टर्म्स जो कि यूज होती हैं इन फाइंडिंग, जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हमारे पास मास गिवन होता है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो उनके अंदर हेल्प करती है। तो अब हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स, सबसे पहली जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलारिटी। मोलारिटी का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये आपका मोलारिटी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज योर मोलारिटी। मोलारिटी को हम जो ऐसे कहते हैं ना, ऐसे मोलारिटी की जो यूनिट होती है वो मोलर होती है। ठीक है, और इसको हम जैसे ऐसे भी मोल पर लीटर, इसीलिए इसकी मोल पर लीटर भी आपकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और जो मोलारिटी की यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। ये आपको लर्न होना जरूरी है। अब सपोज इन केस हमें ऐसे क्वेश्चन में आता है, वो हम करेंगे अब क्वेश्चंस इसी लेक्चर में। सपोज यहाँ पे मिलीलीटर आ जाएगा, सपोज आपको जो वॉल्यूम गिवन होगी वो मिलीलीटर के अंदर होगी, तो हमें पता है कि 1 लीटर में कितने, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, है ना। तो अगर हमें मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना तो हम डिवाइड कर देंगे बाय 10⁻³ से, या 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यूनिट्स का ध्यान रखेंगे कि आपके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ही होना चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपकी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म। जो सेकंड, और इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल M। जो सेकंड आपकी कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलालिटी।
मोलैरिटी, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। मोलैरिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, ठीक है। मोलारिटी किसके इक्वल होती है? मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 1 किलो मास ऑफ सॉल्वेंट। इस अगर आपको ग्राम्स में गिवन होगा तो भी आप किलोग्राम्स में लेके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बिकॉज यही आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। और मोलालिटी जो होती है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो कि इंडिपेंडेंट होती है किसके? टेम्परेचर के। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब ये हमारी दो कंसंट्रेशन टर्म्स है। अब हम बात करते हैं थर्ड कंसंट्रेशन टर्म। जो आपके पास थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है वो क्या है? परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाय वेट का क्या फॉर्मूला होता है? इज इक्वल्स टू W अपॉन में W। परसेंटेज बाय वेट का फॉर्मूला होता है ऐसे, मतलब इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि परसेंट W डिवाइड बाय में कैपिटल W। ये स्मॉल w है, स्मॉल w, और ये कैपिटल W है। ये भी होता है कि परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट, ठीक है। इसका क्या होता है? W स्मॉल डिवाइड बाय में स्मॉल w प्लस में कैपिटल W। अब जो W है वो क्या है? ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है। जो आपका यहाँ पे स्मॉल w है वो क्या है? क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कैपिटल W है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेट ऑफ सॉल्वेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये दोनों ही किसके अंदर होने चाहिए? ग्राम्स में। ये भी ग्राम्स में होना चाहिए और ये भी ग्राम्स में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इसके मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट का बना होता है ना सॉल्यूशन। तो सपोज आपका जो सॉल्वेंट है, यहाँ पर भी आपने कुछ मास है, वॉल्यूम नहीं है, लिक्विड नहीं है, कोई आपका अमाउंट है, प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप ऐड कर रहे हो वो भी कुछ मास उसका गिवन है, ठीक है। तो उसके केस में हम परसेंटेज बाय वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज बाय वेट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म है, फोर्थ जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है आपकी परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसे भी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? परसेंट, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है स्मॉल v डिवाइड बाय में कैपिटल V। दिस इज डिवाइड, ऐसे लिख सकते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है। ये क्या होता है? डिवाइड, ठीक है। परसेंटेज बाय वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? इसके अंदर भी कैसे, सपोज आपने कोई बीकर लिया है, बीकर के अंदर आपने कोई वॉल्यूम ली है, वॉल्यूम ली है, ठीक है। और जो ऊपर से आप ऐड कर रहे हो वो भी कुछ मतलब वॉल्यूम के अंदर ही है, लिक्विड फॉर्म के अंदर ही है। तो इस केस में आपका वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन जो होता है ना, ये किसके लिए यूज होता है? व्हाई वी यूज दिस? बिकॉज अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, लिक्विड का, तो लिक्विड के अंदर जैसे मैंने बताया ना कि बीकर के अंदर हमें लिक्विड गिवन है, कुछ वॉल्यूम गिवन है, और ऊपर से भी हम लिक्विड ही ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसका भी यही है, सेम है। जहां पे स्मॉल v क्या कैलकुलेट करता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑफ सॉल्यूट आना चाहिए,
यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी सॉल्यूट आएगा, और जो ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। स्मॉल भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कैपिटल भी है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं आएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, बिकॉज सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट सॉल्यूशन आएगा, सॉरी। और दोनों के दोनों किस में होने चाहिए, मिलीलीटर में होने चाहिए। दोनों के दोनों किसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, मिलीलीटर के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम आपकी सॉल्यूट की। अब जो लास्ट टू रहते हैं, परसेंटेज बाय वेट हो गया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम होगा, इसमें आप हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सॉल्वेंट है और यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट और यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन क्यों लिया है, बिकॉज यहाँ पे जो होगा ना आपका बीकर, वो एक्चुअली जो हम सॉल्यूशन जनरली हम जो वॉल्यूम होती है ना वो सॉल्यूशन की ही यूज करते हैं, मतलब जो डिवाइड में आता है, जैसे कि अभी तो हमें नॉर्मेलिटी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। मोलालिटी चलो पढ़ लिया है, और जब हम प्लस 2 के अंदर ये आपका आएगा मोलालिटी नॉर्मेलिटी और भी ज्यादा अच्छे से, तो उसके केस में हम ये समझेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन की टर्म यूज की जाती है, ठीक है। परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो गया। अब जो 5th और 6th आपके दो रह गए हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, इसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, सबसे पहले ये जो कंसंट्रेशन होती है, दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सपोज आपका हार्डनेस ऑफ वाटर होता है, तो उसके केस में हम ये यूज करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन मतलब मिलियन 10⁻⁶ तो आएगा ही आएगा, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, कुछ भी नहीं करना, जो आपने पहले वाला फॉर्मूला था ना, जैसे ऐसे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम किसकी, सॉल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁻⁶, बिकॉज क्या है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶, ये क्या आ जाएगा आपका पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ppm ऑफ कोई भी आपका सब्सटेंस लोगे वो, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम ले ली, अगर आप मास लेना चाहो, यहाँ पे अगर सपोज आपका मास में गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसा भी फॉर्मूला बना सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10⁻⁶, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶, और ये भी किसके अंदर आएगा, ये भी ग्राम्स में आएगा, ये भी ग्राम्स में आएगा, ठीक है। तो ये जो होता है आपका पार्ट्स पर मिलियन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट है वो है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सपोज हमारे पास कोई भी ए और बी है, ए क्या है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज हमारे पास सॉल्यूट, ठीक है, ये कोई भी आपका सॉल्यूट है, और जो आपका बी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी सॉल्वेंट। ए आपका कोई भी सॉल्यूट है, बी आपका कोई भी सॉल्वेंट है, तो जब आप रेशियो करोगे ऐसे, जैसे सबसे पहले तो है ना इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, और यहाँ पे जो भी आपका कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, सपोज आप ए के लिए ले रहे हो तो यहाँ पे एक्स ए आएगा, अगर आप बी के लिए ले रहे हो तो यहाँ पे एक्स बी आएगा, ठीक है। तो इसको ये रिप्रेजेंटेशन होती है मोल फ्रैक्शन की। और जैसे सपोज आपका एक्स ए है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी,
ठीक है। एक्स ए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सपोज यहाँ पे एन ए क्या है, सपोज एन ए क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, और एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ये कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। तो ये क्या आता है आपके पास, मोल फ्रैक्शन, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है और ये इसका फॉर्मूला होता है। सिमिलरली अगर आपको मोल फ्रैक्शन इसका निकालना हो तो आपका एक्स बी कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ठीक है, ये आपका होता है एक्स ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को कैसे, सपोज आपका एन ए रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एन बी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ए सॉल्यूट है, बी आपका सॉल्वेंट है, तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक कंपोनेंट को अगर हमें डिवाइड करते हैं बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स, तो हमारे पास बोथ, अब यहाँ पे बोथ आ गया क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे। अगर आपके पास यहाँ पे 10 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो आप सबके मोल्स को ऐड करोगे। यहाँ पर हमारे पास दो ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, ये और ये, अगर सब, इसीलिए हमने इन दोनों को ही ऐड किया। अगर सपोज हमारे पास ऐसे ए बी सी डी एंड सो ऑन 10 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते तो हम डिवाइड में उन 10 का सम करते। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, सबका सम आता फिर। ठीक है, तो हम इस तरीके से, ये दो कंपोनेंट सिस्टम के लिए है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास सपोज 0.4 ग्राम ऑफ NaOH, सपोज आपके पास 0.4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट इन 40 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपके पास 0.4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट है 40 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो सपोज कैलकुलेट करो मोलारिटी कैलकुलेट करना है हमें मोलारिटी। अब कैलकुलेट करते हैं। देखो मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड। अब यहाँ पे तो हमें सॉल्यूट गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन है, पर वो 40 मिलीलीटर के अंदर गिवन है। तो इसलिए सबसे पहले हमें दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास क्या है 0.4 ग्राम, ठीक है, डिवाइड बाय में मोलर मास NaOH का क्या होता है, मोलर मास ऑफ NaOH क्या होता है 23 प्लस में ऑक्सीजन का 16 प्लस में 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 0.4 ग्राम्स अपॉन में 40 ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होनी चाहिए, पर हमारे पास तो मिलीलीटर में हमें पता है 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 40 मिलीलीटर, अब अगर हमें 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं तो हमें क्या करना है, हमें मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 40 डिवाइड बाय में 10⁻3। ये किसके अंदर आ जाएगा, हमारा लीटर के अंदर आ जाएगी, ठीक है, ये लीटर के अंदर आ जाएगी। 1 लीटर को इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होते हैं, पर हमें तो लीटर को मिलीलीटर में नहीं कन्वर्ट करना, हमें मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होनी चाहिए। तो इसलिए हमने ये कर दिया 40 डिवाइड बाय में 10⁻3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखते हैं। 0.4 मीन्स 4/10 डिवाइड बाय में 40, और इसके होल के डिवाइड में क्या है 40
10⁻³ मतलब ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/4 आंसर आ जाएगा, तो 1/4 दैट इज इक्वल्स टू योर 0.25, या फिर ऐसे भी 1/4 मोल्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। इसके अंदर हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, तो यूनिट्स का हम ध्यान रखेंगे। मिलीलीटर है तो हम लीटर में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका वेट बाय फ्रैक्शन का। इसके अंदर आपको है ना वही निकालना है, परसेंटेज बाय वेट। मैं ऐसे लिख रही हूँ डायरेक्ट, परसेंटेज बाय वेट, क्योंकि हम इसको अभी समझ के आए हैं। ठीक है, और हमें क्या कहते हैं, ये निकालना है, एंड वेट फ्रैक्शन निकालना है हमें, वेट फ्रैक्शन एंड कैलकुलेट वेट फ्रैक्शन। वेट फ्रैक्शन अभी मैं बता दूंगी कि वेट फ्रैक्शन क्या होता है। ये तो हमें परसेंटेज बाय वेट था ना, वेट फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, किसके अंदर निकालना है, सपोज कोई भी दो सॉल्यूशन है आपके पास, जिसकी एक वैल्यू है 3.65 ग्राम्स है एक सॉल्यूट की वैल्यू। ठीक है, और आपका 25.08 सपोज कोई भी एक वैल्यू ये गिवन है, एक वैल्यू ये गिवन है, और इसके अंदर हमें क्या निकालना है, परसेंटेज बाय वेट निकालना है एंड वेट फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूशन के अंदर, जो कि 3.65 ग्राम सॉल्यूट है, और यहाँ पे आपका ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है सपोज, और ये आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे वेट फ्रैक्शन। वेट फ्रैक्शन जो होता है ना आपका, जो हमने ये सीखा था, वेट फ्रैक्शन, देखो वेट फ्रैक्शन जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, यही आपका होता है वेट फ्रैक्शन। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी, तो वो परसेंटेज बाय वेट बन जाएगा। लेकिन अगर वेट फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करूंगी तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से वैल्यू पुट करते हैं हम, 3.65 अपॉन में 3.65 प्लस में 25.08, जो भी आंसर आएगा वो आपका वेट फ्रैक्शन का आंसर हो जाएगा। और आपको सेकंड निकालना है वेट, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट, वो किसके इक्वल होगा, इसी को मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी तो वो परसेंटेज बाय वेट हो जाएगा। जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज बाय वेट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि परसेंटेज बाय वेट है तो यहाँ पे परसेंटेज यूनिट आएगी। ठीक है, वेट फ्रैक्शन के अंदर कोई यूनिट नहीं आएगी, इसके साथ कोई भी यूनिट हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे कोई यूनिट क्यों नहीं आएगी, बिकॉज वेट जो था आपका वो भी ग्राम्स में था, नीचे भी ग्राम्स में था, है ना। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया तो कोई यूनिट बची ही नहीं है हमारे पास, है ना। ये भी ग्राम्स में था, ये भी ग्राम्स में था, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगी, और यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल्स टू परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हमारा ओवरऑल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कुछ PYQs करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं नीट में, और NCERT के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।